गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर एंड हमारा एप्लीकेशन एस्पेक्ट विजन पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना रहता है। तो आज से जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। आज लेक्चर नंबर 3 यूनिट 1 का आज से हम लोग शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। पहला लेक्चर में मैंने ये सिर्फ बताया है कि आपको इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट को पढ़ना है, उसको मैंने डिस्कस किया था। दूसरा लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आया वो कहाँ से शुरुआत हुआ और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट किया गया, मतलब क्या क्या इन चीज़ों में विकास किया गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। मैंने ये भी बताया था आप सभी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कौन सा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है और सबसे पहले इन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नाम कौन दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। ये आप सभी को मैंने बता चुका हूँ। आज हम लोग यूनिट 1 का जो लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, इसमें चलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से शुरुआत से। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठो और नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। उसके बाद यहाँ जितने भी चीज़ें लिखाई गई है, चाहे वो साइंस हो, अप्लाइड साइंस हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, सभी का डिफिनेशन लिखाएंगे हम बोर्ड पे ही। इसलिए चिंता नहीं करना है, आराम से रहना है, ठीक है, और ध्यान से सुनना है बस, ठीक है, समझना है। मैंने बताया हुआ हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है हर ब्रांच के लिए। इस सभी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ कि लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम में चाहे आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हों, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बिना इसके नॉलेज के आप प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन तक नहीं कर सकते हो। मैंने क्या क्या बोला, बिना एक अच्छे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज हुए बिना आप ना ही प्लानिंग कर सकते हो, ना ही डिजाइनिंग कर सकते हो, ना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इसलिए आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, शुरुआत से लेके अंत तक हर चीज़ों को नोट्स प्रोवाइड करते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको अच्छे से समझाते हुए हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कोर्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिर से मैं बता दूं, जो स्टूडेंट अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में एप्लीकेशन का लिंक है। कल तक सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया फीस है, नहीं तो फीस फिर बढ़ जाएगा। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है हमारा लेक्चर नंबर 3 में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया तो आया कहाँ से। फिर से हम लोग वहीं से शुरुआत से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइंस के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। विज्ञान क्या है? विज्ञान में क्या होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब जितने भी चीज़ों को हम लोग जो भी आजकल देख रहे हैं, सब विज्ञान की देन है, सब साइंस की देन है। तो साइंस कहता है, द साइंस कहता है हम लोगों को ग्रोथ ऑफ आइडियाज, ठीक है। आपका आइडिया का ग्रोथ होना किस हिसाब से, आप ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते करते ही आपका आइडिया ग्रोथ अगर होता है तो वही चीज़ हमारा साइंस कहलाता है। समझ में आया बात को? तो साइंस से ही निकल के आया है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का डिवीजन होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फाइनली है क्या, तो वो साइंस ही है, क्योंकि साइंस से ही अप्लाइड साइंस आया और अप्लाइड साइंस से ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया। आपका साइंस से अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हर चीज़ों को पहले हम समझते हुए चलते हैं कि हर एक एक चीज़ों को क्या क्या चीज़ें के बारे में है। तो साइंस के बारे में मैंने बताया कि ग्रोथ ऑफ आइडियाज, कैसे आइडिया ग्रोथ करेगा, आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके एक्सपेरिमेंट से अगर करता है तो इसी को साइंस कहा जाता है। साइंस जो है सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट नहीं करता है जैसे हम हैं। साइंस सिर्फ हमको ही बेनिफिट नहीं करता है, पूरा ऑल ओवर इन्वायरमेंट को बेनिफिट करता है। अगर साइंस की नॉलेज अगर इस देश में अच्छी रहेगी तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि वो पूरा इन्वायरमेंट को अच्छे रखेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया साइंस से ही निकल के आया अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस का डिवीजन क्यों किया, सोचो थोड़ा सा। पहले के ज़माने में क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे
और साइंस के भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिवीजन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। किसी में अलग चीज़ पढ़ा जाता है, ठीक है, किसी में दूसरे विभाग का चीज़ पढ़ा जाता है। जैसे साइंस में ही देखे होगे आपका कैसे इंजीनियरिंग ब्रांच, सिविल ब्रांच, फिर मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गया, अलग अलग ब्रांच में क्यों बांटा गया है? क्योंकि एक स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को दिक्कत होती थी कि बहुत सारे वास्ट फील्ड है, साइंस के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है और उतने सारे चीज़ों को एक साइंस में रखना दिक्कत की बात थी। तो उन्होंने क्या किया, साइंस को एक कॉमन एक्टिविटीज़ के रूप में, मतलब उन्होंने देखा कि ये चीज़ कॉमन है, चलो इसका एक अलग ग्रुप बना दो, देखा ये चीज़ कॉमन है, इसका ग्रुप अलग बना दो। समझ में आ रहा बात को? मतलब ग्रुप डिवीजन कर दिया गया। जैसे हम लोग क्लास 10 तक में कैसे ग्रुप डिवीजन करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया गया, ग्रुप डिवीजन कर दिया गया। अभी मैं बस सुना रहा हूँ, सभी चीज़ों को मैं लिखाऊंगा, ठीक है, इसलिए बस अभी सुनो और समझने की कोशिश करो। लिखा तो मैं दूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अप्लाइड साइंस के बारे में साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या क्या किया, अलग अलग ग्रुप बनाया। और ग्रुप किस हिसाब से बनाया गया, देखा कि इस ग्रुप का कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, इसका टेक्नोलॉजी, इसका ऑब्जर्वेशन, इसका एक्सपेरिमेंट कॉमन है, तो इसको अलग बांट दिया। फिर अलग ग्रुप बनाया, देखा इसका टेक्नोलॉजी, इसका ऑब्जर्वेशन, इसका एक्सपेरिमेंट कॉमन है, तो इसको अलग बना दिया। तो अलग अलग ग्रुप बनाया गया। उसी ग्रुप में एक नाम रखा गया अप्लाइड साइंस। इस अप्लाइड साइंस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चीज़, ये सारा चीज़ करते हैं। लिखाऊंगा इसके बारे में। मैंने क्या बोला, अप्लाइड साइंस में बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़, सर्विस, जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, ये करते हैं। किस लिए करते हैं, मैन काइंड को देखते हुए, कि आदमी को बेनिफिट हो, इसको देखते हुए हम लोग काम करते हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन के जैसे है। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे को मिलाते हुए चलता है। साइंस से आया अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस के अंदर डिवीजन हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है किसका डिवीजन है, किसका ब्रांच है। तो आपको बताना किसका है, वो अप्लाइड साइंस का ब्रांच है। और अप्लाइड साइंस आया कहाँ से, तो साइंस से आया। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ SBTE बिहार का, कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है किसका ब्रांच है। तो आपको आंसर क्या देना है, वो अप्लाइड साइंस का या साइंस का, ठीक है। अब बात आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी 2 भागों में बांटा गया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। किस किस आधार पे बांटा गया है, जैसे आप लोग क्लास 10 तक में पढ़ते थे ना, शब्दों का 4 भेद होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे हिंदी में था। तो आधार किस आधार पे, तो ठीक उसी प्रकार से मैकेनिक्स के भी 2 डिवीजन हैं। किस आधार पे हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी। बॉडी के आधार पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कितने भाग होते हैं, इसके डिफिनेशन में बताऊंगा, आप लोग चिंता नहीं करो, अभी समझो बस, ठीक है। बॉडी के आधार पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कितने भाग होते हैं इसको बताना है। तो 3 भाग है, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी, 3 भाग ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, याद रखना है। लेकिन अगर वही बात किया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, गति के हिसाब से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कितने भाग होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स। किसके आधार पे, गति के हिसाब से। पहला स्टैटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। ये 2 भाग, ये डिवीजन का टाइप है, आप लोग कॉपी में इसको लिख लेना। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10 तक हिंदी मीडियम से आते हैं, उन लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होगा। लेकिन मेरा भरोसा मानो, आप लोग बस मेरे साथ साथ चलो, जहां आपको हिंदी की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। और कहीं अगर आपको दिक्कत है समझने में, कोई वर्ड को, कोई सेंटेंस को, तो जो भी बच्चे परचेज करेंगे वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसा कि मैंने भी बताया कि हर चीज़ों को मैं बताते हुए चलूँगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, हम लोग इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई बल लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो इस फोर्स के कारण
इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनो बात को। इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट पे, ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या होगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। मतलब हम लोग इसमें एक वर्ड में अगर कहा जाए तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, बल और उसका प्रभाव। एक लाइन में अगर हिंदी में अगर आपको समझाया जाए, बल और उसका प्रभाव, या इंग्लिश में फोर्स एंड देयर इफेक्ट के बारे में हम लोग मेनली पढ़ते हैं। तो एक वर्ड में अगर आपको यहां से समझाना चाहूं तो आप लोग क्या लिख सकते हो उसमें, फोर्स एंड देयर इफेक्ट एज पर लॉ ऑफ मैकेनिक्स, एज पर लॉ ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लॉ के अनुसार हम उसके बल और उसके इफेक्ट, उस बल के द्वारा जो प्रभाव पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे बल लगाए तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा। हो सकता है इसका शेप चेंज हो जाए, हो सकता है इसका साइज चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो उसी के हम लोग बल के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में अगर पढ़ाई करते हैं तो उसको कहलाता है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्लियर है बात को समझने में, याद हो जाना चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसका डिवीजन है, अप्लाइड साइंस का। अप्लाइड साइंस किसका डिवीजन है, तो साइंस का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कितने डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं। कौन कौन डिवीजन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी देयर आर 3 टाइप्स, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ मोशन 2 टाइप्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। डायनामिक्स के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। यहाँ तक क्लियर है समझने में। जहाँ भी दिक्कत हो समझ हमसे पूछना, आपको मैं लिखाऊंगा, साइंस का डिफिनेशन लिखाऊंगा, अप्लाइड साइंस का डिफिनेशन लिखाऊंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सारा चीज का लिखाया जाएगा अभी। अब बात आता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी 3 टाइप्स है, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी। अब क्या होता है रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। तो देखो रिजिड बॉडी ऐसा ऑब्जेक्ट, मान के चलो यही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बल लगाने पे, जिस पे बल लगाने पे कोई भी शेप, साइज, डायमेंशन जो है चेंज ना हो। मैंने क्या बोला, मान के चलो आपका ये ऑब्जेक्ट है, समझना बात को ध्यान से। मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस पे मैंने बल लगाया, इस पे मैंने बल लगाया, फोर्स लगाया, ध्यान से सुनो, ठीक है। इसको रिजिड बॉडी कब बोलेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसको रिजिड बॉडी, इस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी तब बोलेंगे जब इस पे बल लगाए, बल लगाने के बाद कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव नहीं पड़ा, प्लस ना ही इसका शेप चेंज हुआ, ना ही इसका साइज चेंज हुआ, ना ही इसका शेप चेंज हुआ, शेप भी चेंज नहीं हुआ, ना ही इसका साइज चेंज हुआ, देन उस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी बोला जाएगा। पहला बात तो ये। दूसरा समझो दूसरे तरीके में। पहला तो समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग बल लगाए और उसका ना ही शेप चेंज हो, ना ही साइज चेंज हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमको पता है सॉलिड बॉडी है, ये कौन सा बॉडी है, सॉलिड बॉडी, ठीक है। इस सॉलिड बॉडी में हम लोगों को पता है इसके बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो क्लोज होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं कि नहीं। अगर हम लोग बल लगाए और इसका पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे नहीं जाए, जिस पोजीशन पे उसका पार्टिकल है उसी पोजीशन पे अगर उसका पार्टिकल रह जाए, तब वैसे बॉडी को रिजिड बॉडी भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो अभी फाइनली पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में।
कौन सेमेस्टर में बात कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस सेमेस्टर में किस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। तो जो भी चीज़ों के बारे में इस सेमेस्टर में हम पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी ही होगा। दूसरा बात करें डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या हो गया? मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सॉलिड ही है मान के चलो, लेकिन इस पे बल लगाए, फोर्स लगाए, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल जैसे ही बल लगाए दूर दूर हो गया या क्लोज हो गया, कुछ भी हो जाए, दूर हो जाए या क्लोज हो जाए। तो मैंने क्या देखा कि जब इस ऑब्जेक्ट पे मैंने बल लगाया तो उसका प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? उसके पार्टिकल जो हैं दूर हो गए या नज़दीक हो गए। मतलब क्या हुआ? मेरा शेप या साइज भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे बल लगाने पे शेप और साइज या पार्टिकल में डिस्टर्बेंस आ जाए, डिस्टर्बेंस मतलब रुकावट आ जाए या पार्टिकल मेरा आगे या पीछे हो जाए, तब वैसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इसके अंदर डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर देखो क्या क्या आता है। डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर देखो क्या क्या आता है। सोम नाम है इसका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या नाम है? स्ट्रेंथ, मजबूती, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत, ऑफ मटेरियल। फिर नाम देखो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। एक और नाम देखो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। और नाम देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो जिस हिसाब से आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो उसी हिसाब से ये एक अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, ये भी अलग सब्जेक्ट है। यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं। तो मतलब क्या हुआ? डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर देखो क्या क्या है। सोम, मॉस, मोम, टॉस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सभी जो हैं आपको डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर पढ़ना होता है। किसके अंदर पढ़ना होता है? ये डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर। वैसे बच्चे जो सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के हैं, वो सब बच्चे ये सब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सोम को भी पढ़ेंगे 4th सेम में, मॉस 4th सेम में, मोम बीटेक लेवल का है, टॉस 5th सेम में। तो मतलब क्या हुआ? देखो सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। डिफॉर्मेबल बॉडीज भी आपको पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है? आगे के सेमेस्टर में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, रिजिड बॉडी का अगर नॉलेज नहीं होगा, तब आप आगे डिफॉर्मेबल बॉडीज कैसे बनाओगे? क्योंकि इसमें इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। फ्लूइड बॉडी, जिसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, ये भी आता है 4th सेमेस्टर में। फ्लूइड बॉडी जो है कौन सेमेस्टर में आता है? 4th सेम में, सिविल वाले को और मैकेनिकल वाले को। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको रिजिड बॉडी का नॉलेज है, तब आप ये भी पढ़ लोगे अच्छे से, ये भी पढ़ लोगे अच्छे से। इसलिए इस सेमेस्टर को बहुत ही ध्यान से, खास करके मैकेनिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं जो बता रहा था, डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर बहुत सारे आते हैं टॉपिक। सोम हो गया, मॉस, मोम, टॉस, ठीक है। इस सभी चीज़ों को जानना नहीं है अभी, आगे भविष्य में जानोगे 4th सेम में जब जाओगे। उसके बाद आता है देखो फ्लूइड बॉडी, पानी का। ये वाटर है मान के चलो, ठीक है, ये वाटर है। क्या वाटर पे बल नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। अगर किसी लिक्विड या गैस पे, ध्यान से सुनो, फ्लूइड मतलब क्या होता है? लिक्विड प्लस गैस, सॉरी। अगर किसी लिक्विड या गैस पे बल लगे, ठीक है, देन उस कंडीशन में जब उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या उस फोर्स के कारण उस फ्लूइड या गैस में क्या क्या इफेक्ट हुआ, उसके बारे में जब एनालिसिस करते हैं, तब उसको कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? फ्लूइड बॉडी कहेंगे। समझ में आया बात को यहाँ तक?
बस ये सुनना है आपको, इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसकी डिफिनेशन आपको बोर्ड पे लिखा दी जाएगी, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। अब बात आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। मोशन के हिसाब से, गति के हिसाब से मैकेनिक्स के कितने भाग होते हैं। तो गति के हिसाब से जो है मोशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो भाग हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। क्या नाम है? स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। याद करो आप लोग क्लास नाइन्थ में जब आप पहले चैप्टर में होगे सीबीएसई से या बिहार बोर्ड से, तो वहाँ आपको 9th क्लास में पहला चैप्टर होगा गति और दूसरा चैप्टर होगा बल। याद है आप सभी को? पहला चैप्टर था गति जिसको कि मोशन कहते हैं, और दूसरा चैप्टर था फोर्स, बल के हिसाब से। पहला चैप्टर जो गति वाला था, मोशन वाला था, हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ते थे? v बराबर u प्लस ए टी, यही सब पढ़ते थे कि नहीं? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये सब फार्मूला को पढ़ते थे। तो वो सब फार्मूला जो है यहीं पर अभी यूज होने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मोशन के हिसाब से दो टाइप्स हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स समझो क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये क्या है? बिल्कुल रेस्ट में है, हिल नहीं रहा है, रखा हुआ है। अब इस पे कोई बल लगा, देन ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फिर बल लगा, इस बल के कारण इस ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट मतलब प्रभाव हुआ, ठीक है? उसके बारे में जब पढ़ाई करेंगे तो बोलेंगे स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में मतलब हम लोग किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? रेस्ट में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा बात और क्या करते हैं? फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, रेस्ट में ही फोर्स एंड इफेक्ट एंड देयर इफेक्ट। देखो मेन मकसद हमारा यही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो हमारा फोर्स और देयर इफेक्ट ही पढ़ना है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट लेकिन क्या है? रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है। उस दौरान जब हम उस पे बल या उसका प्रभाव के बारे में पढ़ाई करेंगे तब हम बोलते हैं स्टैटिक्स। समझ में आया बात को यहाँ तक? सर लेकिन ये डायनेमिक्स क्या है? अब देखो यही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्या है ये ऑब्जेक्ट? मोशन में है। समझ में आया बात को यहाँ तक? ये ऑब्जेक्ट क्या है? अब मोशन में है। अब ये मोशन में है, अब मोशन में जो बल लगेगा फिर उसके कारण जो इफेक्ट होगा उसके बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तब क्या बोलेंगे? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के बारे में क्या बोल सकते हो आप? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है और उस पे कोई बल लग रहा है, तब जाके हम उस मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे जब हम एनालिसिस करेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट हुआ, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का मतलब समझ आना क्या? मोशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इफ योर ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट देन इफ योर ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और आप जो है पढ़ाई कर रहे हो उस पे फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में, तब उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। डायनेमिक्स मोशन वाला क्या? व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड, देखो क्या बोल रहा है उल्टा के, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है, और तब हम उस पर क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं उसके फोर्स और उसके इफेक्ट को, तब उसको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे उसको? डायनेमिक्स। देखो डायनेमिक्स का डिफिनेशन नहीं पूछा है, बोला मोशन के हिसाब से, उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। अब देखो डायनेमिक्स के यहाँ 2 भाग हैं, पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है? काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है हमारे पास? अब बात आता है, देखो यही वाला याद है 9, 10 वाली बात जो मैंने बताई अभी थोड़ा देर पहले। आप जो 9th क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास का जो मोशन ये यही था, और 9th क्लास में जो वही जो फोर्स पढ़ते थे वो यही चैप्टर था काइनेटिक्स, लेकिन आप लोग को तो पता नहीं था, ठीक है? सुने होंगे, ये वर्ड सुने होंगे आप लोग, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, तो समझो क्या होता है इन दोनों के बारे में। काइनेमेटिक्स देखो
दोनों डिवीजन है किसका, ये और ये जो डिवीजन हुआ है किसका है डिवीजन, तो मोशन का ही है डिवीजन, मोशन का ही डिवीजन है। तो मोशन का है तो इसमें भी मोशन होगा और इसमें भी मोशन होगा। तो पहले क्या लिख देते हैं, देखो इसमें भी मोशन होगा और इसमें भी मोशन होगा, ये तो क्लियर हो जा, ठीक है। इसमें भी मोशन होगा, इसमें भी मोशन होगा, मतलब इसमें भी गति होगा और इसमें भी होगा गति, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ क्लियर है यहां तक समझने में। अब देखो मैंने बोला 9th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो पहला चैप्टर में था मोशन। इस मोशन वाले चैप्टर में याद करो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मूव कर रहा है, मतलब क्या है, ये मोशन में है, ठीक है। अब इस पे कोई बल लगा F, तब जाके इस पे क्या इफेक्ट हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बोलते थे डायनेमिक्स। तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, समझो क्या डिफरेंस है दोनों में समझते हैं। पहला यहां पर समझते हैं काइनेमेटिक्स के, यहां समझते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में और यहां समझते हैं काइनेटिक्स के बारे में। क्या डिफरेंस है समझो। दोनों में एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है मेरा, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों में क्या हो रहा है, मोशन में है। दोनों में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, गति में है, मूव कर रहा है। दोनों पे हम बल लगाए F और F, समझ में आया बात को यहां तक, दोनों में F लगाए। अब काइनेमेटिक्स क्या, दोनों तो अभी तक सेम ही लग रहा होगा आप सभी को, हाँ जी सर बिल्कुल सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, काइनेमेटिक्स में भी हमारा मोशन में है, काइनेटिक्स में भी ये ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इस पे बल लगा, इस पे भी बल लगा। तब डिफरेंस कैसे है, इस ऑब्जेक्ट पे बल पड़ा, इसका फोर्स और इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि किस कारण से हुआ, किस फोर्स के कारण हुआ, ये नहीं पता करेंगे किस कारण से हुआ। मतलब हम लोग काउज ऑफ मोशन, इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब हमको पता है बल लगेगा तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन हम लोग ये नहीं पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। मेरा ध्यान से सुनो बात को, मैंने क्या बोला, काइनेमेटिक्स में हम लोग ये चीज पता नहीं करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया तो कैसे आया। मतलब काउज ऑफ मोशन, गति जो आया वो आया तो आया क्यों आया। तो आप बोलोगे सर फोर्स के कारण आया, हाँ जी फोर्स के ही कारण आया, लेकिन हम इसमें मानेंगे नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे, इसको सोचेंगे ही नहीं। तो सर कहाँ सोचेंगे, यहाँ पर सोचेंगे। हम लोग यहाँ काउज ऑफ मोशन को क्या लेते हैं, लेके चलते हैं। हम लोग यहाँ पर ये भी पता करेंगे कि क्यों हुआ, मोशन हुआ तो हुआ क्यों हुआ, कितना बल लगा जो मोशन हुआ, किस कारण से हुआ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम काइनेटिक्स के बारे में जानेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मेन डिफरेंस क्या है तो उसको बोलना सर सब चीज़ सेम है। काइनेमेटिक्स में भी मोशन होगा, काइनेटिक्स में भी मोशन होगा, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्ट मेरा मूव करेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इसमें भी हम पढ़ेंगे फोर्स, इसमें भी हम पढ़ेंगे उसका इफेक्ट के बारे में, लेकिन एक चीज नहीं पता करेंगे कि मोशन हुआ तो हुआ क्यों, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पता करेंगे। इसलिए देखते होगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर तब इसमें क्या पता करते हैं काइनेमेटिक्स में। याद करो क्लास 9th में पहला चैप्टर मोशन जब पढ़ते थे तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, V बराबर U प्लस AT। तो देखो कहीं पर बल का आया है, फोर्स का जिक्र हुआ है, इसमें नहीं हुआ है सर। एक और फॉर्मूला पढ़ते थे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। इन सभी चीजों में देखो तीनों फॉर्मूला में कहीं भी बल का बात नहीं कहा गया है, बस कितना बात किया गया है कि आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये सभी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन वही जब बात आएगी काइनेटिक्स के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग मेनली क्या पता करते हैं, फोर्स के बारे में।
इसमें हम लोग फोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। समझ में आया बात को? तो मेन आपको लोगों को जो अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक डाटा दूं कि साइंस से निकल के आया अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस से आया निकल के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड साइंस से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो भाग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। On the basis of body there are three types: rigid body, deformable body, fluid body। ठीक है। On the basis of motion, statics, dynamics। डायनेमिक्स के दो भाग, kinematics, kinetics। स्टैटिक मतलब रेस्ट, ऑब्जेक्ट जब मेरा रेस्ट पे रहेगा उसके फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो स्टैटिक्स। डायनेमिक्स मतलब मोशन, ऑब्जेक्ट जब मेरा मोशन में रहेगा तब उसके फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे, तब डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम लोग काउज ऑफ मोशन कंसीडर नहीं करते हैं। काइनेटिक्स में काउज ऑफ मोशन, मोशन हुआ तो क्यों हुआ, इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके एक बार लिख लो कॉपी में अच्छे से, तब मैं अब इसका डिफिनेशन लिखाना शुरू करूँगा कि साइंस क्या है, अप्लाइड साइंस क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इन सभी चीज़ों का डिफिनेशन लिखाना शुरू करता हूँ। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लो, तो जल्दी से। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जहाँ तक पढ़ाए थे आपको, अभी उसका डिफिनेशन आप लोगों को लिखाया जाएगा। तो आप लोग डिफिनेशन मेरे साथ साथ अभी लिखते भी चलो और थोड़ा समझाते हुए आप लोगों को चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया कहाँ से, तो ये एक साइंस से आया। तो साइंस क्या है, जैसा कि मैंने बताया, इट मे बी डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ आइडियाज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया अभी कि साइंस क्या है, हम आइडिया को जो ग्रोथ करते हैं किसके द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इसी को कहा जाता है साइंस। ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स को भी और इन्वायरमेंट को भी सही रखने में बहुत ही फायदेमंद रहता है विज्ञान। साइंस से ही निकल के आया मेरा अप्लाइड साइंस। मैंने थोड़ा देर पहले ये भी बताया था कि साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ने अलग अलग ग्रुप में सभी चीज़ों को बांट दिया। साइंस को किस आधार पे बांटा, उसके कॉमन एक्टिविटीज़ को देख के, कॉमन एक्सपेरिमेंट को देख के, कॉमन ऑब्जर्वेशन को देख के, उसमें से निकल के आया हमारा एक ग्रुप जिसका नाम था अप्लाइड साइंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग कोऑर्डिनेट द रिसर्च। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, आप लोगों को याद होगा स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। कोऑर्डिनेटर मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिल के रहना। ठीक है। तो ये क्या कहता है, रिसर्च वर्क, प्रैक्टिकल वर्क या सर्विस ऑफ मैनकाइंड, आदमी के हित के लिए जो है एक दूसरे को मिला के काम करने वाला ये एक ब्रांच है। ठीक है। अप्लाइड साइंस से निकल के आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो मैंने लिखा है इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स along with their application of engineering problem। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या है, हम लोग पढ़ाई जो करते हैं लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में या उसका प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के बारे में, आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों के लेके। तो उसके हेल्प से हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। जैसे कोई बीम ही है, इस बीम में कितना हमको लोड सह रहा है, कहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पता करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, मतलब हम लोग कैसे मैकेनिक्स के लॉ को, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए कैसे हम लोग इंजीनियरिंग के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो सब चीज़ भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखे हैं इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इंजीनियर। एक जे इंजीनियर, अगर आप एक इंजीनियर हो, आप किसी जॉब कर रहे हो या किसी साइट पे काम कर रहे हो या अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, एज ए इंजीनियर आपको बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर नॉलेज नहीं है तो आप प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत ही परेशानी होने वाली है। इसलिए अभी से अच्छे से मजबूत करेंगे। देखो, प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के ही द्वारा, ये 3 स्टेप के द्वारा ही बहुत सारे
स्ट्रक्चर, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द रिजिड बॉडी एंड स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। मैंने अभी भी बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, अगर इस पे हम लोग बल लगाए, बल लगाने के बाद इस पे क्या इफेक्ट हुआ, एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी, ठीक है, मतलब इस बल के कारण इस ऑब्जेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम साइड हट रहे हैं, इसको जल्दी से पॉज करके लिख लो। अभी 2-3 और डिफिनेशन है, उसको भी लिखा देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, साइंस से निकला था अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस से निकला था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हमारे पास 2 डिवीजन थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी, ये सब चीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ अभी रिजिड बॉडी को जानना है और किसी चीज़ों को नहीं। तो रिजिड बॉडी कल के क्लास में, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, इसलिए उसको अभी हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है 2 टाइप, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स? जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट। ये एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, फोर्स और उसके प्रभाव को कब पढ़ाई करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे हो। सोचो कि आपके टेबल पे एक किताब रखा हुआ है, उस पर कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत सारा चीज़ लगता है। तो उसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तब हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। समझ में आया बात को? लेकिन वही बात कहा जाए डायनेमिक्स क्या होता है हमारा, तो ये भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच है। इसमें भी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बस अंतर क्या होगा, वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन। लेकिन जब बॉडीज हमारा मोशन में रहे तब हम जब फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं डायनामिक्स। जैसे आपके हाथ में घड़ी है, ये घड़ी चल रहा है, वर्किंग ऑफ वॉच, आपका घड़ी चल रहा है, मोशन में हमेशा रहता है, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स पे, सामान पे क्या क्या बल लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तब उसको कहते हैं डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, याद रखना बात को, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से 2 ऑब्जेक्टिव आएगा एक मार्क्स में, इसलिए अभी से याद कर लो और इसको रट के घोर के पी जाओ। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब मोशन, याद हो जाना चाहिए। तो हम साइड हो रहे हैं, इसको पॉज करके इसको लिख लो। 2 डिफिनेशन और बाकी है हमारे पास, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का, ये दोनों को पढ़ा लेंगे, लिखा देंगे, तब आज का क्लास ऑफ हो जाएगा, फिर कल से क्लास करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, डायनेमिक्स के 2 भाग हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम लोग काउज ऑफ मोशन, मतलब मोशन हुआ तो हुआ, क्यों हुआ इसके बारे में पता नहीं करते हैं, मतलब फोर्स के बारे में हमको कोई भी मतलब नहीं है, तो उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जहाँ पर हमको फोर्स से मतलब है, काउज ऑफ मोशन से मतलब है, उसको काइनेटिक्स कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन है, पढ़ देते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का ये ब्रांच होता है जो कि डील करता है विद द बॉडीज इन मोशन। मोशन में क्यों है, जो क्योंकि डायनेमिक्स का ही ब्रांच है और डायनेमिक्स मोशन का बात होती है। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी से कि काइनेटिक्स में मोशन होगा कि नहीं होगा, तो हाँ बाबू मोशन होगा ही, चाहे काइनेमेटिक्स हो या काइनेटिक्स हो, दोनों डिवीजन किसका है, मेरा डायनेमिक्स का है। तो डायनेमिक्स है तो मोशन होना ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन मोशन विदाउट एनी, ये लाइन को ध्यान दो, विदाउट एनी, कोई भी रिफरेंस नहीं लेते हैं हम लोग, रिफरेंस टू द फोर्स, कोई भी फोर्स का रिफरेंस, मतलब काउज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, मोशन के लिए जो फोर्स हुआ उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं,
तब उसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स। याद करने का तरीका देखो कैसे है, पीछे से भी तैयारी। मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स। उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तब उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, फ्रीली ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, नीचे जाके गिर गया, कौन फोर्स के कारण आया हम लोग कोई भी पता नहीं करेंगे। हमको पता है कि ग्रेविटी के कारण जा रहा है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस हमको मतलब क्या रहेगा कि कितना वेलोसिटी से ये नीचे गया, जब स्ट्राइक किया जमीन पे, जब टच किया तो तब कितना वेलोसिटी था, ठीक है, टाइम कितना लगा, ये सभी चीज़ें के बारे में पता करेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन वही बात कहा जाएगा काइनेटिक्स का, तो ये क्या है? डायनेमिक्स का ही ब्रांच है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डायनेमिक्स से तो मोशन होगा ही, डील्स विद द बॉडी इन मोशन विथ रिफरेंस टू द फोर्स। जैसा कि मैंने बताया, फोर्स के कारण रिफरेंस, फोर्स को हम लोग रिफरेंस मान के चलते हैं, काउज ऑफ मोशन लेके चलते हैं, तब हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स। यहाँ पर क्या है? स्टडी ऑफ फोर्स फॉर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन में हम जब फोर्स को कंसीडर करके चले हैं, तो फोर्स के कारण क्या एक्सेलरेशन हुआ, क्या रिटार्डेशन हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो होता है हमारे पास काइनेटिक्स। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। मैं अभी साइड हटूंगा, तब आप लोग इसको लिख लेना। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या डिफरेंस हो सकता है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में, और क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। मतलब मेन डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स क्या होता है, और कुछ बारों में जानेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का एक बार डिफरेंस पूछा गया है SBTE बिहार में, जो कि 4 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। आज जो मैंने पढ़ाया है आप सभी को, इससे 2 मार्क्स आप लोगों को आज के क्लास से मिलता है, क्योंकि यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आना निश्चित है और आप लोगों को 2 मार्क्स, और कल का जो क्लास होगा वहाँ से 4 मार्क्स आप लोगों को प्रोबेबली आपको मिल सकता है, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्त को भी बताइए और कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। कल भर ही टाइम है, 1500 रुपया दाम है, कल के बाद फी बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वंस अगेन।